हेलो डियर स्टूडेंट्स, महावीर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर कॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और अपने एग्रोन सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। कौन सा? एग्रोन। एग्रोन 211। इसमें अपने कौन कौन सी क्रॉप्स कर ली थी? अपने दो क्रॉप कर ली इसके अंदर। कितनी? दो। यानी पहली कंप्लीट की थी अपने राइस और दूसरी अपने कंप्लीट की थी मेज। आज अपने कौन सी क्रॉप्स करनी है? पर्ल मिलेट यानी बाजरा। ठीक है, अपने पहली कंप्लीट की थी राइस, दूसरी अपने बात की कर ली थी मेज। इसके बाद में अपने बात करेंगे एग्रोन की। जो पर्ल मिलेट्स है यानी बाजरा है, वो अपने क्या है, सीरियल्स क्रॉप्स चल रही। कौन सी? सीरियल्स क्रॉप्स यानी जो खाद्यान्न फसलें हैं वो चल रही है। खाद्यान्न फसलों में अपने राइस, मेज और पर्ल मिलेट पढ़ लिए। इसके बाद में अपने सोरगम लास्ट एंड फाइनल पढ़ेंगे। इसके बाद में अपने क्या देखना है, जो पल्सेस क्रॉप्स हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले अपने अगर बाजरा की बात की जाए तो बाजरा के अंदर जो जो सिस्टम होता है मैं स्टार्टिंग से आपको बताता जाऊंगा। यानी एग्रोन 211। सबसे पहले अपने बात करें बाजरा की। बाजरा, इसकी अगर बात की जाए तो अदर नेम की बात की जाए, अगर अदर नेम की अगर बात की जाए तो इसको गरीबों का क्या कहते हैं? गरीबों का भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये अवधारणा इसके ऊपर लिखी गई है कि इसका अदर नेम क्या माना जाता है? गरीबों का भोजन। ठीक, इसके बाद में अपने बात करें इसके बोटनिकल नेम की तो पेनिसेटम गल्लुकम, या इसका दूसरा नाम है पेनिसेटम अमेरिकन। इसके अपने दो तरीके से नाम ले सकते हैं बोटनिकल नेम की। तो पहला नाम ले सकते हैं अपने पेनिसेटम गल्लुकम और दूसरा नाम ले सकते हैं पेनिसेटम अमेरिकन। इसके बाद में अपने बात करें फैमिली की। अगर फैमिली की बात की जाए तो ये ग्रेमिनी कुल की है और ग्रेमिनी का दूसरा नाम होता है पोएसी। अपने दो फसलों के अंदर बात की थी ग्रेमिनी का, या तो आप बोल दो पोएसी या बोल दो आप घासकुल। इसके बाद में अपने बात करें इसमें जो ओरिजिन पैलेस है, ओरिजिन पैलेस यानी उत्पत्ति स्थान कहाँ का? इसका अफ्रीका। मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। न्यू टाइप के अंदर आया हुआ है एक बार कि ओरिजिन पैलेस इन पर्ल मिलेट, तो अफ्रीका। अगर 2 की बात की जाए, क्रोमोसोम संख्या की अगर बात की जाए तो इसके अंदर पाए जाते हैं 14। कितने? 14। इसके बाद में अपने इसकी बात करें कि इसमें जीन कौन सा होता है? जीन यानी इसके दाने में जीन कौन सा पाया जाता है? तो अपने बात करें जीन की तो ट्रिफ्ट 23A ये जीन का नाम है। जैसे अपने सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अगर अपने जीन की। तो राइस में मैंने बताया था डी जी वो जीन। इसके बाद मैंने मेज में बताया था, कौन सा? मेज में था ओपेक टू या फ्लोरी 2। इसके बाद में अपनी बात करें बार्ले की यानी जौ की बात की जाए तो UZU पाया जाता है। अपनी बात करें वीट की, गेहूं की, तो RH फर्स्ट प्लस RH सेकेंड। ये क्या है? वीट का RH फर्स्ट और RH2 क्या है? ये जीन है। इसके बाद में अपनी बात करें मेज की कर ली, जौ की कर ली। अगर जवार की बात की जाए, जवार में कौन सा पाया जाता है? काफिर 60। कौन सा? काफिर 60। जैसे राइस में DG वो जीन हो गया, मेज में OPEC2 और फ्लोरी 2 हो गया, जौ में UZU
यू हो गया। इसके बाद में अगर वीट की बात की जाए, RHT फर्स्ट और RHT टू, ये क्या है, वर्तमान जीन है, यानी अब जो गेहूं आ रही है इसमें जीन कौन सा आ रहा है, RHT फर्स्ट और RHT टू आ रहा है। इससे पहले जो हरित क्रांति हुई थी उसके समय कौन सा था जीन, उसमें था नोरीन। कौन सा था, जो हरित क्रांति के समय जो किस्में आई थी उनके समय क्या था, कौन सा जीन था, नोरीन था। इसके बाद ज्वार की बात की जाए, काफिर 60, ये तो भी थोड़ी सी हटके मतलब इनके जीन के बारे में। नेक्स्ट अपनी बात की जाए, अगर बाजरा पढ़ रहे हैं अपने, तो बाजरा के अंदर और देखें क्या क्या सिस्टम होता है, इसका इंपॉर्टेंस देखें। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये गरीबों का भोजन माना जाता है। तो इसमें सबसे पहले अपनी बात करें प्रोटीन की, तो 10.5 से 14% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। फिर बात करें अपने कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो 67% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके बाद में अपनी बात करें खनिज लवण की, खनिज लवण कितने पाए जाते हैं, 2.5 यानी 2.5, 2.5%। इसके बाद में प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, खनिज हो गया। नेक्स्ट अपनी बात करें वसा, तो 5%। अब यहाँ पे एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है, कौन सा सर, जो वसा है 5% पाई जाती है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ खाद्यान्न जितनी भी फसल है, खाद्यान्न जितनी भी फसलें हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा जो फैट पाई जाती है, वो वसा पाई जाती है, वो बाजरा के अंदर ही पाई जाती है। अपनी बात करें बाजरा की, अदर नेम गरीबों का भोजन, बोटेनिकल नेम की बात करें पेनिसिटम गलुकम या पेनिसिटम अमेरिकन। फैमिली की बात करें तो ग्रेमिनी। ओरिजिन पैलेस की बात करें अफ्रीका। टूअन की बात करें 14। अगर जीन की बात की जाए ट्रिफ्ट 23A, ठीक। इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है, 10.5 से 14%। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है 67%। खनिज लवण की अगर बात की जाए तो 2.5%, और वसा की बात की जाए 5%। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं, जितनी भी खाद्यान्न फसलें यानी सीरियल्स क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा फैट किस में पाई जाती है, बाजरा के अंदर पाई जाती है। ये मोस्ट लाइन है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें इसके टेस्ट वेट की, टेस्ट वेट परीक्षण भार। परीक्षण भार क्या होता है, परीक्षण भार क्या होता है, 1000 बीजों को गिनकर अपने जब वेट किया जाता है उस वेट को क्या बोलते हैं, टेस्ट वेट बोलते हैं, यानी परीक्षण भार बोलते हैं। 5 से 9 ग्राम क्या होता है इसका परीक्षण भार होता है, यानी 5 से 9 ग्राम तक क्या होता है बाजरा का परीक्षण भार होता है। इसके बाद में अपनी बात करें इसके पुष्प क्रम की, अगर बात की जाए यानी पुष्प क्रम, अगर बात करें अपने बाजरा के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, स्पाइक कहते हैं। जैसे अपने पहले पढ़ा था कि राइस के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, पेनिकल कहते हैं, उसी तरीके से पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, स्पाइक कहते हैं। फ्लावर टाइप्स को क्या कहते हैं, स्पाइक कहते हैं। इसमें इसके बारे में अपने देखें, एक बार ये साफ कर लेते हैं, यानी यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे ये मोस्ट डाटा है, जैसे इंपॉर्टेंस की बात करें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और वसा, ठीक है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें, जैसे मैंने कल बताया था एक होता है प्रोटेंड्री और एक होता है प्रोटोगाइनी, कल मैंने डिस्कस की थी पिछली वाली वीडियो के अंदर। जैसे मक्का कौन सा प्लांट है, मक्का बताया था प्रोटेंड्री था, कौन सा था, प्रोटेंड्री। अपनी बात करें अगर बाजरा की, बाजरा की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अपने देखें इसमें कि ये परपरागित फसल है, एक नंबर बात। 2 नंबर बात अपने इसमें करें कि प्रोटोगाइनी प्लांट है, प्रोटोगाइनी प्लांट है।
अब सर प्रोटोगाइनी क्या होता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, एक होता है प्रोटेंड्री, एक होता है प्रोटोगाइनी। यानी प्रोटेंड्री प्लांट कौन सा होता है, जिसमें नर पुष्प पहले आते हैं। कौन से? नर यानी मेल फ्लावर पहले आते हैं, उसको प्रोटेंड्री बोलते हैं। और प्रोटोगाइनी किसको बोलते हैं, जिसमें फीमेल फ्लावर पहले आते हैं। यानी बाजरा जो एक है वो प्रोटोगाइनी प्लांट है, यानी इसके अंदर क्या होता है, जो मादा पुष्प हैं वो पहले आते हैं, यानी फीमेल पुष्प पहले आते हैं। इसके बाद में इसमें नेक्स्ट बात करें, एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, एरिया प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो हेडिंग है अपने, इसके बारे में बात करें तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है, एक नंबर बात। अगर विश्व में देखें तो सबसे ज़्यादा भारत का ही एरिया आता है, ठीक। इसके बाद में अपने भारत में देखें, भारत की अगर बात की जाए, जैसे अपने बात करें एरिया प्लस प्रोडक्शन की, यानी दोनों की मात्रा की बात करें तो एरिया एंड प्रोडक्शन दोनों में भारत के अंदर सबसे ज़्यादा किसका स्थान आता है, सर्वप्रथम राजस्थान का। ये लो जी, यानी अगर एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता है, भारत के अंदर। भारत में अगर बात की जाए तो एरिया एंड प्रोडक्शन दोनों में, अगर ऐसे पूछ लेना कि प्रोडक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा भारत में किसका स्थान है, तो राजस्थान का है। एरिया यानी क्षेत्रफल में भी बोया जाता है राजस्थान के अंदर। अब बात करें अपने राजस्थान की, अगर बात की जाए तो अलवर के अंदर सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहाँ पे? अलवर के अंदर, ठीक। यानी सर्वाधिक प्रोडक्शन माना जाए, सर्वाधिक प्रोडक्शन की बात की जाए तो सर्वाधिक कहाँ होता है, अलवर के अंदर होता है। इसके बाद में अगर राजस्थान की अपने बात की जाए, ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान में पूछा जाए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ का है इसका, तो अलवर में तो क्या होता है, प्रोडक्शन है, यानी उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, अलवर में होता है। और राजस्थान में अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बाड़मेर का स्थान आता है। कहाँ का? बाड़मेर का। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ सिस्टम से। जैसे अपने बाजरा की बात कर रहे हैं तो बाजरा जो प्लांट है वो परपरागित फसल है, ठीक। इसके बाद में प्रोटोगाइनी प्लांट है, यानी इसके अंदर मादा पुष्प पहले आते हैं। इसके बाद में अपने बात करें एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, विश्व में सर्वाधिक भारत में होता है, और भारत में सर्वाधिक बात करें तो राजस्थान के अंदर होता है। और राजस्थान में अगर दोनों चीज देखें, एरिया में भी राजस्थान है और प्रोडक्शन में भी क्या है, राजस्थान है। इसके बाद में अपने राजस्थान की अगर एकमात्र बात की जाए कि उत्पादन में सर्वाधिक स्थान राजस्थान में किस जिले का आता है, तो अलवर का आता है। और राजस्थान में अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो सर्वाधिक किसका स्थान आता है, बाड़मेर का आता है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट देखो, बाजरा और ज्वार दोनों ही चारे वाली फसल है और खाद्यान्न फसल भी मानी जाती है, ठीक। एक नंबर बात। इसमें देखें तो जैसे राइस पड़ी थी उतनी बड़ी तो है नहीं ये, और मेज पड़ी थी, तो ये मोस्ट अपने क्या थी, बहुत ज़्यादा बड़ी क्रॉप्स थी। बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सीमित छोटी छोटी क्रॉप्स है, अपने धीरे धीरे हैंडल कर लेंगे इसको। नेक्स्ट अपने देखें एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली। इसके बाद में इसकी वैरायटीज की बात की जाए, अपने वैरायटी देखेंगे इसकी मोस्ट कौन सी होती है। किस्में, यानी बाजरा की जो किस्में हैं, सबसे पहले अपने नाम आता है आरबी फर्स्ट, एचबी फर्स्ट। ये क्या है, हाइब्रिड किस्म है, सबसे पहले संकर किस्म मानी जाती है, ठीक। एचबी फर्स्ट विकसित कब हुई थी, विकसित की बात की जाए 1965 के अंदर क्या हुई थी, ये विकसित हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट बात करें HB2 और 3, HB2
और HB3, ये 2 किस्में होगी। नेक्स्ट अपने बात करें पुस्सा मोती, कौन सी? पुस्सा मोती। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें जॉइंट बाजरा, कौन सी? जॉइंट बाजरा किस्म है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें तो पुस्सा 606। इसके बाद में एक चारे वाली फसल की बात की जाए, अगर चारे वाली किस्म की बात की जाए राजस्थान चरी। इसमें बहुत सारी विकसित हुई थी, जैसे राजस्थान चरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बनी थी। राजस्थान की वैरायटीज अलग, चारे वाले में तो इसका नाम रखा गया था वैरायटीज का राजस्थान चरी फर्स्ट। अपनी बात करें मोस्ट वैरायटीज की बात की जाए तो वैरायटीज की बात की जाए HB फर्स्ट यानी हाइब्रिड वैरायटी है, संकर वैरायटी है, ठीक है। 1965 के अंदर विकसित हुई थी। सर्वप्रथम की अगर वैरायटीज की बात करें 1965 के अंदर विकसित हुई थी। इसके बाद में HB के बाद में HB2 और HB3 बनी थी। इसके बाद में अपने बात करें पुस्सा मोती और जॉइंट बाजरा पुस्सा 606, राजस्थान की चरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये अनलिमिटेड बनी थी, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में अपने 1-2 वैरायटीज की और बात करें GFB फर्स्ट, वैसे इंपॉर्टेंट है GFB फर्स्ट। इसके बाद में अपने वैरायटीज के बाद में इसका देखें क्लाइमेट जैसे गर्म एरिया प्लस हाईह्यूमिड क्षेत्र चाहिए इसके लिए, ठीक, गर्म और हाईह्यूमिड। अब इसमें अपने देखें टेम्परेचर की अगर बात की जाए, क्लाइमेट की अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर जो मोस्टली इसको ऑल ओवर क्रॉप्स को चाहिए, स्टार्टिंग से जर्मिनेशन से लेके लास्ट डफ अवस्था तक यानी पकाव अवस्था तक चाहिए, तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या चाहिए इसको मोस्टली क्लाइमेट की आवश्यकता पड़ती है। यानी 25 से 22-23 तक इसका जर्मिनेशन हो जाता है और ग्रोथ के लिए इसको 27 से 28 डिग्री 29 डिग्री लास्ट एंड फाइनली इसको क्या है डफ अवस्था के लिए यानी पकाव अवस्था के लिए क्या चाहिए लास्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। ये तो होगी जी क्लाइमेट की बात, यानी गर्म और आर्द्र ह्यूमिड क्षेत्र चाहिए। और क्लाइमेट में पर देखें टेम्परेचर तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद में इसका क्लाइमेट में अगर बात की जाए तो एक प्रकार से ये असिंचित क्रॉप भी कहलाती है, असिंचित फसल भी कहलाती है। अगर यहाँ पे आपको नोटिस नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे ये बाजरा चल रहा है अपना, जो बाजरा की क्रॉप है वो असिंचित है, असिंचित एरियाज में भी हो सकता है। जैसे अपने जो टिल्ले हैं राजस्थान के अंदर, उसके ऊपर अगर बुआई की जाए, अगर बुआई की जाए 1-2 बारिश आ जाती है तो अपने बाजरा की फसल ले सकते हैं। यानी बहुत कम मात्रा में इसको पानी की आवश्यकता होती है। क्लाइमेट के बाद में अपने बात करें सॉइल कि इसको सॉइल कैसी चाहिए, और सॉइल के बाद में अपने बात करेंगे सीड रेट, और सीड रेट के बाद में सोइंग टाइम। स्टेप टू स्टेप क्रॉप को क्या करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। अब अपने बात करें सोइल की, सोइल इसमें देखें तो दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है, बलुई दोमट मान लो, बलुई दोमट उपयुक्त मानी जाती है। अगर इसमें पीएच की मात्रा देखी जाए तो उदासीन मृदा भी मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है, उदासीन मृदा। अब देखो पीएच स्केल क्या होता है, जैसे ये होता है 0, 7 और 14, यानी ये क्या है उदासीन है, ये क्या है अम्लीय, और ये क्या है क्षारीय। ये पीएच स्केल है। अपने यहाँ से स्टार्ट करें 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी 7 से नीचे जो रेंज आती है वो अम्लीय की होती है, और 7 से अबव आती है यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13,
तो ये जो रेंज है ये किस में आती है, क्षारीय के अंदर आती है, यानी एसिडिक सॉइल ये होगी और सेलाइन सॉइल ये होगी। इसके बाद में अपने बात करें, ये क्या है, उदासीन है, यानी इसका पीएच स्केल देखा जाए तो लगभग 7.0 के करीबन रहता है। इसके बाद में अपने बात करें सोविंग टाइम की अगर बात की जाए तो जून से जुलाई माह उपयुक्त माना जाता है। जून से जुलाई माह या मंथ बोल लो, यानी जून जुलाई में इसकी क्या कर सकते हैं, अपने शेड्यूल तरीके से बुआई कर सकते हैं। अपने बात कर रहे थे सोविंग टाइम की, यानी सोविंग टाइम जून से जुलाई माह है। इसके बाद में अपने देखें स्पेसिंग की बात की जाए, स्पेसिंग की यानी इनके पौधों की दूरी कैसे रखते हैं, क्या रखते हैं, सिस्टम क्या होता है, तो 45 × 20 × 3 से 4, ठीक। इसके बाद में अपनी बात की जाए, यानी प्लांट इंटू प्लांट, रो इंटू रो प्लस प्लांट इंटू प्लांट प्लस डेप्थ यानी गहराई, ये डाटा होता है। इसके बाद में अपनी बात करें कि ये 1 हेक्टेयर के अंदर पूछा जाता है कई बार, 1 हेक्टेयर के अंदर कितने प्लांट लग जाते हैं, 1,66,000 उपयुक्त माने जाते हैं प्लांट प्रति हेक्टेयर के अंदर, यानी 1 हेक्टेयर के अंदर 1,66,000 प्लांट्स लग सकते हैं। स्पेसिंग के बाद में अपनी बात की जाए, इसके सीड रेट की, मुख्यतः सीड रेट बहुत ही मोस्ट है। सीड रेट की अगर बात की जाए तो 4 से 5 kg सीड प्रति हेक्टेयर उपयुक्त माना जाता है। 4 से 5 kg, सरसों का भी 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर। इसके बाद में अपने बात करें, एक बार साफ कर लेते हैं, यानी अपने सॉइल की थी दोमट मृदा या बलुई दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। पीएच की अगर बात की जाए, मृदा उदासीन चाहिए 7.0 तक, कोई दिक्कत नहीं। सोविंग टाइम की बात की जाए बाजरा की, तो जून से जुलाई माह में अपने क्या कर सकते हैं, बाजरा की सोविंग की जाती है। स्पेसिंग की बात की जाए 40 × 20 × 3 से 4। इसके बाद अगर चारा के लिए उपयुक्त मानी जाए तो चारा के लिए ये 10 हो जाती है, सॉरी चारे के लिए 20, और अगर प्रोडक्शन लेना है अपने को सीड का तो स्पेसिंग को थोड़ा कम कर दिया जाता है 10। इसके बाद में अगर 1 हेक्टेयर में अगर देखें तो 1,66,000 प्लांट प्रति हेक्टेयर लग जाते हैं। अगर अपने सीड रेट की बात की जाए तो सीड रेट जो है वो 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर बुआई के समय अपने को सीड रेट लेनी है। अब अपने बात करें इसकी क्रांतिक अवस्था। अब कईयों को तो ये भी नहीं पता कि क्रांतिक अवस्था होती क्या है, क्रिटिकल स्टेज। अपनी बात करेंगे बाजरा की इरिगेशन। अपने इरिगेशन की बात की जाए, सबसे पहले अपने क्रिटिकल स्टेज देखी जाए। क्रिटिकल स्टेज तो फ्लोवरिंग टाइम इसका क्या माना जाता है, मुख्यतः सिंचाई देने का समय माना जाता है, क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है। क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है, यानी क्रांतिक अवस्था। कई बार क्या है 2 नंबर वाली डेफिनेशन के अंदर आता है क्रिटिकल स्टेज क्या है। क्रिटिकल स्टेज में अपनी बात करें तो जो पौधों को जिस टाइम सिंचाई की आवश्यकता होती है उस अवस्था को क्या कहा जाता है, क्रिटिकल स्टेज कहा जाता है, यानी उनको उस समय पानी देना बहुत आवश्यक होता है। उस स्टेज को क्या कहते हैं, क्रिटिकल स्टेज कहते हैं। जैसे फ्लोवरिंग के टाइम क्या करना है अपने को, इरिगेशन देनी है, ये मतलब बाजरा की क्या होगी, एक क्रिटिकल स्टेज होगी। इसके बाद में इरिगेशन के बाद में अपन देखें फर्टिलाइजर की बात की जाए। फर्टिलाइजर, अगर फर्टिलाइजर देने हैं अपने को बाजरा के अंदर, तो अगर NPK की बात की जाए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन की मात्रा रखी जाती है 40 और फास्फोरस की 30 और इसकी भी 30। इसके बाद में अपनी बात करें
जैसे ये किन मात्रा में दी जाती है, केजी प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर के अंदर 4 बीघा होता है। कितने? 4 बीघा, यानी 4 बीघा के अंदर या 1 हेक्टेयर के अंदर कितनी मात्रा देनी है नाइट्रोजन की? 40 केजी। फास्फोरस की कितनी देनी है? 30 केजी और पोटास की कितनी देनी है? 30 केजी। इसके बाद में अपने बायो अगर फर्टिलाइजर यूज करना है, बायो फर्टिलाइजर अगर अपने को यूज करने हैं तो एजेटोबैक्टर एक नंबर का नाम आता है, एजेटोबैक्टर, ठीक। और नेक्स्ट अपने बात करें एजोस्पाइरिलम, ठीक। 2 नंबर बात करें एजोस्पाइरिलम। ये 2 मुख्यतः क्या माने जाते हैं? ये माने जाते हैं इसके बाजरा के अंदर देने वाले 2 बायो फर्टिलाइजर, जैव फर्टिलाइजर यानी जैविक फर्टिलाइजर, एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम, एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम। इसके बाद नेक्स्ट अपने बात करें बायो फर्टिलाइजर हो गया, इरिगेशन हो गया, वैरायटीज होगी, मोस्ट अपने बातें देख ली। बाजरा में क्या क्या चीज़ होती है, इंपॉर्टेंस अपने देख लिया, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपने यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद में अपने को बात करनी है कि डिजीज कौन कौन से लगते हैं, यानी बाजरा के अंदर डिजीज की बात की जाए। अपने इरिगेशन और फर्टिलाइजर पढ़ लिए थे। फर्टिलाइजर के बाद में अपने बात करें रोग की, अगर बाजरा के अंदर रोग लगते हैं कौन कौन से लगते हैं। 1 नंबर की अपने फर्स्ट बात की जाए तो इसमें लगता है हरित बाली रोग, हरित बाली रोग। अब हरित बाली रोग के अन्य नाम देखें तो इसको कहते हैं जोगिया या कोडिया बाबा, ये अन्य नाम है इसके रोग के। यानी हरित बाली रोग को जोगिया के नाम से भी जाना जाता है और कोडिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग को सर्वप्रथम E.J. बटलर ने देखा था, E.J. बटलर ने देखा था। सर्वप्रथम देखा कहाँ पे था? भारत के अंदर देखा था। कब देखा था? 1960 के अंदर देखा था। कब देखा था इस रोग को? सर्वप्रथम 1960 में इसको रिपोर्टेड किया गया था इस रोग को, यानी जोगिया या कोडिया बाबा को E.J. बटलर ने देखा था, भारत के अंदर देखा था, 1960 में देखा था। क्या होता है इस रोग के अंदर देखते हैं। जो पत्तियां होती है वो हंसियानुमा हो जाती है, यानी दरांती के आकार के, और पत्ते नुमे जो झुंड है वो झुंड बन जाता है इन पत्तियों का। ये संरचना हरित बाली रोग के अंदर आती है। इसके बाद में इसकी अगर कंट्रोल देखा जाए तो प्रतिरोधी किस्म है इसकी, प्रतिरोधी किस्म की बात की जाए तो HHB67, यानी प्रतिरोधी किस्म, यानी ये किस्म अगर अपनी उगाएंगे ना तो ये इस रोग के क्या, ये रेसिस्टेंट वैरायटी है। क्या ये? रेसिस्टेंट यानी प्रतिरोधी किस्म है। HHB67 हरित बाली के रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। इसके बाद में अपने बात करें एक किस्म की और, WCC75। अब नेक्स्ट अपने बात करें एक रोग होता है अर्गट। 2 नंबर रोग की अगर बात की जाए अर्गट रोग की, अर्गट क्या नाम है? अर्गट को चेपा बोलते हैं 1 नंबर। अन्य नाम देखें तो चेपा, या इसको इसके नाम से जाना जाता है चिपका। रोगों के नाम भी अच्छे हैं वैसे। अपने बात करें हरित बाली, 2 नंबर बात करें अर्गट की अगर अन्य नाम देखें अपने तो चेपा हो गया और चिपका हो गया। ये जो रोग है ये किस जनित होता है? सर्वप्रथम अपने बात करें ये रोग किस जनित होता है तो ये कवक जनित रोग है, कवक जनित रोग है।
ठीक। अपने बात कर रहे थे अर्गट की, यानी चेपा या चिपका कहते हैं, कवक जनित रोग होता है। इसके बाद में अपने देखें किसके द्वारा या किसके माध्यम से ये फैलता है, तो वायु जनित रोग होता है, यानी वायु के द्वारा ये आगे पौधों में नेक्स्ट फैलता रहता है। इसमें एक पदार्थ निकलता है इस रोग में, अर्गो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अर्गोटिन। अर्गोटिन ये एक रसायन निकलता है किसके अंदर, अर्गट रोग के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे अपने होते हैं, उसमें शहद जैसा जो ऊपर बाली निकलती है ना, उस बाली में क्या हो जाता है, शहद जैसा पदार्थ निकलता है, यानी वो रसायन निकलता कौन सा है, अर्गोटिन निकलता है। यानी जो अर्गट रोग है, अर्गट रोग दोबारा बताता हूँ, चेपा या चिपका के नाम से जाना जाता है और वायुजनित रोग है, और इसमें एक रसायन निकलता है कौन सा, अर्गोटिन। ठीक है, जो शहद जैसा होता है, इसीलिए जो शहद जैसा होता है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था, चिपका या चेपा रोग पड़ा था। अपने नेक्स्ट बात करें अगर रोग की, तो नेक्स्ट रोग आता है समट। अगर नेक्स्ट रोग की बात की जाए तो समट रोग आता है। समट, ये भी रोग क्या है, कवक जनित है। जो समट रोग है वो क्या है, कवक जनित है। नेक्स्ट 2 नंबर अगर अपने इसमें बात देखें तो इसकी अगर प्रतिरोधी किस्म देखें, पुस्सा मोती। कौन सी, पुस्सा मोती। कौन सी, पुस्सा मोती, यानी प्रतिरोधी। इसके समट रोग के क्या है ये, प्रतिरोधी वैरायटी है। कवक जनित होता है कोई दिक्कत नहीं, प्रतिरोधी किस्म देखे तो पुस्सा मोती। तो अपने रोग कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में क्रॉप्स लगभग कंप्लीट होती है, ज़्यादा बड़ी है नहीं ये। अपने कंप्लीट कर ली थी राइस और मेज और पर्ल मिलेट। अब नेक्स्ट क्रॉप पढ़ेंगे अपने सोरगम। कौन सी, सोरगम, यानी जवार पढ़ेंगे। कल नेक्स्ट टॉपिक अपना सोरगम रहेगा। ठीक है, तो क्रॉप्स को ढंग से अपने स्टेप बाय स्टेप अपने लिखते चलें, कोई समस्या नहीं है। इसके नोट्स अपने आप वीडियो को पुश करके रोक के स्क्रीनशॉट लेके आप ढंग से नोट्स बनाते रहिए फसलों के, इसके अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। इससे बाहर मैटर नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए और जय जवान जय किसान।